चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे स्टोन्स की, नहीं स्टोन हो गया था हमारा, स्टील की बात कर रहे थे। स्टोन वॉज कंप्लीटेड, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टील। स्टील हो गया, मतलब आज स्टील अगर खत्म हो जाता है तो फिर तो क्या बचे, 3-4 ही बचे हैं छोटे छोटे से, हो जाएगा। मतलब कार्बन कंटेंट, अच्छा स्टील में भी कार्बन कंटेंट तक बता दिया था। तो हमने डिस्कस किया होगा कि स्टील इज द मोस्ट वर्सेटाइल और सूटेबल बिल्डिंग मटेरियल अमंग्स्ट द ऑल मेटालिक मटेरियल। फिर हमने बोला था स्टील की प्रॉपर्टीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो। स्टील की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हो 3 चीज़ों में वेरिएशन लाके, एक परसेंटेज कार्बन में वेरिएशन लाके, दूसरा हीट ट्रीटमेंट करके, और तीसरा अलॉइंग एलिमेंट यूज करके, बाय यूजिंग द अलॉइंग एलिमेंट। ठीक है, तो परसेंटेज कार्बन बता दिया था आपको, परसेंटेज कार्बन वी हैव डिस्कस्ड। डिस्क्राइब करना था उसे। चलो, तो उसी को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एक बार पिक्चर शेयर कर देना, कल कहाँ तक किया था। मेरे ख्याल से टेबल बनवा दी थी। ये बड़े तेज है, इतने फटाफट से शेयर कर देते। चलो टेबल बनवा दी थी। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे हम। ठीक है, आगे ट्रैक पे। सो पहला, द फर्स्ट ऑफ द स्टील इज, पहला जो हमारे पास स्टील अवेलेबल है वो है माइल्ड स्टील। परसेंटेज कार्बन बहुत ही कम, परसेंटेज कार्बन बहुत ही कम, यानी हार्डनेस कम, इसलिए इसको शॉर्ट स्टील भी बोला जाता है। देयरबाय इट इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट, शॉर्ट स्टील। तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, we'll say it is also termed as, it is also termed as, it is also termed as low carbon steel, it is also termed as low carbon और सॉफ्ट स्टील। रीजन क्लियर है, कल बता दिया था आपको मैंने कि परसेंटेज कार्बन बढ़ने से हार्डनेस बढ़ती है, तो उसकी हार्डनेस कम है, मतलब ये सॉफ्ट स्टील है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की विद रिस्पेक्ट टू आयरन, तो उसी से बना है स्टील हमारा। तो अगर आयरन से कंपेयर करोगे, इसकी डक्टिलिटी ज्यादा मिलेगी, मेलेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, टफनेस ज्यादा मिलेगी, इलास्टिसिटी ज्यादा मिलेगी, तो ये सारी प्रॉपर्टी ज्यादा है। सो वील से इट इज डक्टाइल, we'll say it is ductile, it is ductile, malleable, tough, more elastic than iron, more elastic than iron, more elastic than iron। चलो छोड़ो, जगह नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो इट कैन बी इजीली वेल्डेड एंड फॉर्ज्ड। फॉर्जिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्जिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ फॉर्जिंग? वो प्रोसेस जिसमें आप रिक्वायर्ड शेप और साइज दे दो मेटालिक एलिमेंट को, इसको हम फॉर्जिंग बोल देते हैं।
तो जैसे कन्वर्जन करी थी टिम्बर की, ड्रेसिंग करी थी स्टोन की, मेटल की क्या की जाती है, फोर्जिंग की जाती है। मेटल की क्या की जाती है, फोर्जिंग की जाती है। आपकी हमारी भाषा में बताऊं तो लोहार जो काम करता है उसे फोर्जिंग बोला जाता है। तो सुनी होगी कहावत, 100 सोनार की एक लोहार की। तो लोहार का देखा होगा फोर्जिंग करता है, बस एक बार ही मारेगा थोड़ा, हाँ, रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो it is ductile, malleable, tough, more elastic than iron. So we'll say it is, हर बात में हंसने लग जाओ। So it can be easily welded and forged. So it can be easily welded and forged. Next, ये तो प्रॉपर्टी बताई थी। It rust quickly, रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है। So it rust quickly and can be magnetized completely. Rust quickly and can be magnetized completely. Magnetized completely. हंस क्यों रहे, पता नहीं क्यों हंस रहे, हंसने लग जाते हैं पता नहीं हर बात पे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 7.3। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 7.3। देन अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 800 से लेके 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 600 से लेके 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। जितने भी बिल्डिंग मटेरियल बताए हैं उस सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई मैंने आपको। जितने भी मटेरियल बताए आपको उन सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए। स्टार्ट करते हैं शुरू से। सीमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.15। अभी कल परसों स्टोन किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कल परसों स्टोन किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 तक। फिर टिम्बर कर रखा है हमने, टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, टिम्बर कर रखा है, टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर इज 1.54। नेक्स्ट, ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये तो बता रखी है, अराउंड 2। हर एक चीज बताई हुई है। 1.8, 1.9, so 1.8, 1.9, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है, और कहीं पे है स्पेसिफिक ग्रेविटी, भी आगे आ जाएंगे। स्टील में बता ही दिया, स्टील में तो बता ही दिया, तो स्टील की है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास। तो स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर की 1, हाँ वाटर की 1, बहुत बढ़िया बताया। अब ये प्रॉपर्टीज के बेहाफ पे इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे निकल के आती है, प्रॉपर्टीज के बेहाफ पे इसकी एप्लीकेशन। सो विल से it is used in rolled section, rolled section, reinforcing bars, roof coverings, sheet pile, etc. शीट पाइल वॉल्स एक्सेट्रा। इन सारी जगहों पे क्या यूज करते हैं,
माइल्ड स्टील यूज करते हैं। अब इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठा के सवाल बना के दे देगा। तो इनके बारे में डिस्कशन मैंने कल कर लिया था, जो टेक्निकल डाटा था वो आज आपको दे दिया। टेक्निकल डाटा आई हैव गिवन टुडे। नोट कर लो फटाफट। डन डन, माइल्ड स्टील हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, पहला था ना ये, देन दूसरा है हमारे पास हाई कार्बन स्टील। दूसरा है हमारे पास हाई कार्बन स्टील। शीट पाइल वॉल पानी को रिटेन करने के लिए यूज करते हैं, अर्थ को रिटेन करने के लिए यूज करते हैं। मैग्नेटाइज कंप्लीटली मतलब स्टील को आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन इंड्यूस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन देम। नोट्स में ये सब नहीं है, नोट्स में ये सब नहीं है। कौन से नोट्स में ये सब नहीं है भाई? सो हाई कार्बन स्टील आपका, मेरे कौन से नोट्स आ गए? चलो छोड़ो फालतू की बातें। हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील परसेंटेज कार्बन ज्यादा है। व्हाट अबाउट हार्डनेस? व्हाट अबाउट हार्डनेस? कंपैरेटिवली क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। So it is also termed as hard steel. So it is also termed as hard steel. तो पिछले वाले को सॉफ्ट बोला था, इसको हमने क्या नाम दे दिया? हार्ड स्टील का नाम दे दिया। So it is also termed as hard steel. Next point of reference, it is more elastic. It is more elastic and tougher. More elastic and tougher than mild steel. It is more elastic and tougher than mild steel. ये ज़्यादा इलास्टिक और टफ है किसके कंपैरिजन में? माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में। So it is more elastic and tougher than mild steel. Next point. Next point says it can be forged and welded. It can be forged and welded with difficulty. खुद ही बता सकते हो क्यों? इसमें फॉर्जिंग और वेल्डिंग क्या हो जाएगी? कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगी। क्यों? डक्टिलिटी क्या हो गई है? छिन गई है इससे। मेलिएबिलिटी क्या हो गई है? छिन गई है इससे। तो उसमें फॉर्जिंग और वेल्डिंग कंपैरेटिवली डिफिकल्ट मिलेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.9। अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ultimate compressive strength, ultimate compressive strength 1315 Newton per mm square. Ultimate tensile strength, ultimate tensile strength 1400 to 2000 Newton per mm square. स्ट्रेंथ और ज्यादा है इसकी, तो कहाँ पे यूज करोगे? जहां पर भी ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट अभी चल रहा है हमारा। अच्छा, वो गेट ईएसी में चल रहा है। तो जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे लॉसेस क्या होते हैं? ज्यादा निकल के आते हैं, तो उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। तो विल से इट इज यूज्ड, it is used, it is used, it is used, it is used in pre-stress concrete. It is used in pre-stress concrete और मशीन पार्ट्स। टफनेस ज्यादा है तो मशीन पार्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। So it is used in machine parts also. बिल्डिंग मटेरियल जसपाल सिंह XIES। वाह, तो ये मेरे नोट्स हो गए। उसमें लिखा हुआ है कि उसका ऑथर जसपाल सिंह है? कहीं लिखा हुआ है उसमें? फोटो कॉपी निकाल दी उसमें, फिर बोल रहा है कि तो फिर मेरे नोट्स कहाँ से हो गए वो?
हार्डनेस कैसे रिलेट कर रहे हैं? हार्डनेस रिलेट कर रहे हैं परसेंटेज कार्बन के साथ। विद इंक्रीज इन परसेंटेज कार्बन हार्डनेस इंक्रीजेस। जितनी ज्यादा परसेंटेज कार्बन होगी उतनी ज्यादा आपको हार्डनेस मिलेगी। क्लियर चीज? तो पहला एस्पेक्ट क्या निकल के आ जाता है? पहला एस्पेक्ट निकल के आ जाता है हमारा परसेंटेज कार्बन। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या था? द सेकंड ऑफ द एस्पेक्ट इज हीट ट्रीटमेंट। तो हम स्टील के अंदर डिजायरेबल प्रॉपर्टी इंपार्ट करा सकते हैं क्या करके? हीट ट्रीटमेंट करा के। So next of the point of discussion. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। अच्छा, हीट ट्रीटमेंट क्यों की जाती है? हीट ट्रीटमेंट इसलिए की जाती है ताकि क्या करें हम? ताकि उसमें हम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करा सकें। अगर आपने दो स्टील के सैंपल लिए, दोनों में परसेंटेज कार्बन सेम है, पर दोनों में आपने अलग अलग हीट ट्रीटमेंट दिया, दोनों में क्या मिलेगी आपको? दोनों में आपको अलग अलग प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप हीट ट्रीटमेंट चेंज करते हो वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी क्या कर जाती है? चेंज हो जाती है। नाउ टू बी मोर प्रिसाइज, हीट ट्रीटमेंट करके हम कौन सी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे होते हैं? उसकी हार्डनेस को। इसका मतलब हार्डनेस को इंड्यूस कराने या छीनने के दो तरीके आ गए। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है हमारे पास परसेंटेज कार्बन, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? हार्डनेस। तो हीट ट्रीटमेंट इज बीइंग कैरिड आउट टू इंड्यूस द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज इन इट। कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट है उसको उठा लेते हैं। चार हीट ट्रीटमेंट है, चारों ऑप्शन बन के आते हैं। सो विल से इट इज कैरिड आउट, it is carried out it is carried out to develop desirable properties, to develop desirable properties in it, desirable properties in it, desirable properties in it। अब डिजायरेबल प्रॉपर्टी वैसे बता ही दी आपको। डिजायरेबल प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास? हार्डनेस ही है। तो कौन कौन से हैं? चार। पहला है हमारे पास हार्डनिंग। The first of the heat treatment is termed as hardening. Can be referred from the name only. Hardening. हार्डनिंग करा के हम स्टील में क्या इंपार्ट कराने वाले हैं? हार्डनिंग करा के स्टील में क्या इंपार्ट कराने वाले हैं? हार्डनेस। अब करते क्या है हार्डनिंग के अंदर? व्हाट डू वी डू इन हार्डनिंग? इन दिस मेथड वी कैरी आउट द हीटिंग ऑफ द स्टील अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहाँ पे स्टील मेल्ट होने लग जाता है। तो हार्डनिंग प्रोसेस में हम स्टील को हीट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर तक, इसको होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और सडनली इसकी कूलिंग करा लेते हैं। सडनली इसकी कूलिंग करा लेते हैं कैसे? या तो पानी में डाल देते हैं या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। सो आइदर वी इमर्स इट इनटू द ऑयल और इन वाटर इन सॉल्ट सॉल्यूशन। इन तीनों में फर्क क्या है? इन तीनों में फर्क है रेट ऑफ कूलिंग का। जैसे ही आपने इसको इस किसी न किसी सॉल्यूशन में डाला, इसमें रैपिड कूलिंग होती है। अब रैपिड कूलिंग हुई, वी आर नोन टू द फैक्ट अबाउट द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर नोन एज व्हाट? थर्मल स्ट्रेस। तो हमारे स्टील के अंदर डेवलप होती है थर्मल स्ट्रेस, उसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप होती है। तो उसकी सरफेस पे जो थर्मल स्ट्रेसेस आते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप होती है, इट इंड्यूसेस दी हार्डनेस। तो जैसे ही आपने स्टील को हीट किया क्रिटिकल टेम्परेचर पे और सडनली कूल कराया, इसके सरफेस पे क्या हो जाती है? स्ट्रेन डेवलप हो जाती है, थर्मल स्ट्रेन, जिसकी वजह से इसमें क्या इंपार्ट होती है? हार्डनेस इंपार्ट होती है। अब जितनी भी आपको हार्डनेस चाहिए उसके हिसाब से आप कोई सा भी एक सॉल्यूशन चूज कर सकते हो, चाहे पानी यूज करो, चाहे ऑयल यूज करो, चाहे सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज करो। The process is technically termed as what? Hardening. Process का नाम क्या रख दिया हमने? Hardening रख दिया। So we'll say it consists of what? So it consists of heating the steel. It consists of heating the steel above the critical temperature. Above the critical temperature. It consists of heating the steel above the critical temperature. Holding it
holding it there, holding it there for some time, holding it there for some time, and then rapidly cooling, and that rapidly cooling, and then rapidly cooling it by immersing, by immersing it, किसमें immerse किया, immersing it in solution of salt, water or oil to induce the desired hardness, to induce the desired hardness. तो ये भी एक तरीका है हमारे को हार्डनेस इंड्यूस कराने का, टेक्निकली टर्म्ड इज हार्डनिंग. Done. Next of the heat treatment is tempering. जगह थी तो यहीं पे लिख दिया मैंने. Next of the heat treatment is termed as tempering. अब ये tempering क्या होती है? Tempering is the type of heat treatment which is given to the hardened steel. पहला पॉइंट, टेम्परिंग वो हीट ट्रीटमेंट है जो किसको देते हैं, हार्डन स्टील को. मतलब पहले बार आप क्या कर चुके हो, उसको हीट ट्रीटमेंट दे चुके हो. अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हार्डनिंग करने के लिए आपने स्टील को हीट किया और रैपिडली कूल कराया, जिसकी वजह से उसके सरफेस के ऊपर स्ट्रेन डेवलप हो गए. अब कई बार क्या होता है, जितना स्ट्रेन आप डेवलप कराना चाहते हो उससे ज्यादा डेवलप हो जाता है, यानी जितनी हार्डनेस आप इम्पार्ट कराना चाहते हो उससे ज्यादा हार्डनेस आ गई. इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट द रिजल्ट ऑफ दिस? जैसे लोड लगाओगे वैसे ही स्टील टूट जाएगा. जैसे एग्जांपल, ब्रिक में ओवर हीटिंग करी थी आपने, ओवर बर्निंग करी थी, ब्रिक्स बिकम ट्रू ब्रिटल व्हेन हीटेड. जैसे लोड लगाओगे वैसे टूट जाएगी. सेम कहानी स्टील की है. तो अगर जितनी हार्डनेस रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा इंपार्ट करा दी ना, तो वो भी दिक्कत वाली बात है. तो कई बार हार्डनिंग के टाइम पे जितना स्ट्रेन हम डेवलप कराना चाहते हैं उससे ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाता है. मुझे उस स्ट्रेन को रिलीव कराना है. अब मुझे स्ट्रेन को रिलीव कराना है, कैसे रिलीव कराना है? कूलिंग की वजह से डेवलप हुआ था ना, उसको दोबारा हीट करो. तो टेम्परिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम हार्डन स्टील को दोबारा हीट करते हैं, पर इस बार क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, जिससे जो एक्सेस सरफेस स्ट्रेन्स होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच एक्सेस सरफेस स्ट्रेन्स आर रिलीव्ड, और फिर इसको ग्रेजुअली कूल कराया जाता है एयर के अंदर. द प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज टेम्परिंग, उसको हम टेम्परिंग बोल देते हैं. सो वी विल से इन दिस प्रोसेस, in this process in this process hardened steel this process hardened steel is reheated. Hardened steel is reheated to relieve the hardened steel is reheated to relieve the excess surface strains, excess surface strains, excess surface strains induced. कब इंड्यूस हो गए थे ये? ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस, induced during the hardening process, induced during the hardening process. जो इंड्यूस होता है किसके टाइम पे? हार्डनिंग प्रोसेस के टाइम पे. सो इंड्यूस ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस. तो पहला हार्डनिंग है, इसी से लिंक्ड क्या है? टेम्परिंग है. इट इज लिंक्ड विद दिस ओनली.
नोट करो। डन। नेक्स्ट सी, next is normalizing. Next is normalizing. So next is normalizing. अब normalizing फिर से नाम में लिखा हुआ है। normalizing का मतलब ये है, normalizing means what? जब भी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या स्टील के ऊपर कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं, स्टील के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस व्हिच आर बीइंग कैरिड आउट ओवर द स्टील? व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस व्हिच आर बीइंग कैरिड आउट ओवर द स्टील? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रोलिंग हुई, जैसे रोलिंग करी है आपने, फॉर्जिंग करी है आपने। तो जब भी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ डिफॉर्मेशन आ जाए, तो वो प्रोसेस जिसमें आप इस डिफॉर्मेशन को दोबारा रिवर्स करा देते हो, यानी नॉर्मलाइज करा देते हो, उसको हम नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। So during the manufacturing of the steel, several operations are being carried out, like rolling, like forging, because of which deformation may be induced in the steel. So the process of heating the steel above the critical temperature so as to normalize it is technically termed as normalizing. तो जो भी प्रॉपर्टी है वो नाम में डाल दिया। Whatever property is this can be referred from the name. So we'll say it consists of heating the steel. It consists of heating the steel above the critical temperature. Heating the steel above the critical temperature. Heating the steel above the critical temperature and rapidly cooling in air. Rapidly cooling in air. क्यों कूल किया? In order to modify the deformations. In order to modify the deformations imparted during the manufacturing process. During the manufacturing process. During the manufacturing process. नोट करो। तो पहला प्रोसेस था हार्डनिंग, हार्डनेस को इंड्यूस कराया, हार्डनेस ज्यादा आ गई, सरफेस स्ट्रेन को रिलीव कराया, प्रोसेस इज टर्म्ड एज, नाम रख दिया हमने टेम्परिंग। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर कोई डिफॉर्मेशंस आ गई हैं, उसको एलिमिनेट कराया, प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? नॉर्मलाइजिंग। प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज नॉर्मलाइजिंग। इसमें एनालॉजी भी बना सकते हो। एनालॉजी क्या बनाए? नॉर्मलाइजिंग को आप रिलेट कर सकते हो हार्डनिंग के साथ, क्योंकि इन दोनों में ही हमने स्टील को हीट किया क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तक। Hardening and normalizing can be related with each other. Reason being, in both the process, steel is heated above the critical temperature. But in tempering, steel was heated below the critical temperature. ये critical temperature से नीचे heat किया जाता है। और ये आप relate कर सकते हो किसके साथ? चौथी process के साथ। इसकी चौथी process है annealing. The fourth of the process linked with this is annealing. Annealing is related with what? Tempering. क्योंकि इन दोनों में क्या करते हैं? स्टील को हीट करते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। अब एनेलिंग मैंने लिखा है स्टील के अंदर भी। बाकी एनेलिंग की बात करें, ये एक जनरल टर्म है। एनेलिंग एक जनरल टर्म है जो हम देते हैं उस प्रोसेस को जिसमें आप किसी भी मेटल को हीट कर सकते हो, नॉट ओनली स्टील। तो पहले वाले तीन ऑपरेशन स्पेसिफिकली किसके लिए बने हुए हैं? स्टील के लिए बने हुए हैं। पर ये जो चौथा ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये हर एक मेटल के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर एवरी मेटल। करते क्या है? किसी भी मेटल को हीट कर दो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे और फिर कूल कराओ। किसी भी मेटल को हीट कर दो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे और फिर उसको कूल कराओ। एडवांटेज, जो सरफेस पे स्ट्रेन्स है वो हट जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है,
अगर कोई वॉइड्स हैं मेटल के अंदर वो एलिमिनेट हो जाते हैं. इफ देयर आर सम वॉइड्स दैट आर आल्सो एलिमिनेटेड. तो इस जनरल ट्रीटमेंट को एनिलिंग बोला जाता है. इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज एनिलिंग, एप्लीकेबल फॉर एवरी मेटल. हर एक मेटल के लिए काम करती है ये. सो वी कैन से, क्या बोल सकते हैं, इट्स अ टर्म used for, it is a term used for treatment of, it is a term used for the treatment of any metal in which it is heated, in which it is heated below the critical temperature, below the critical temperature, heated below the critical temperature to induce the following properties, to induce the following properties, to induce the following properties. क्या properties है? It removes excess strains. It removes voids or gases. Next, it modifies electrical and mechanical properties. It modifies electrical and mechanical properties. क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा बेटा, वो डिपेंड करेगा स्टील के ऊपर. 500 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस की रेंज में वेरी करता है. फिक्स थोड़ी ना चीज है. क्रिटिकल टेम्परेचर स्टार्टिंग में बताया था, जब स्टार्ट किया था टॉपिक वही बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है. जब पहला ऑपरेशन लिखा था ना, वही बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होती है. व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारा स्टील मेल्ट होने लग जाता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देते हैं. बैक. डन. नेक्स्ट. अगर हार्डनिंग प्रोसेस में स्ट्रेन्स ना आए तो टेम्परिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं है. अगर हार्डनिंग प्रोसेस में स्ट्रेन डिजायर्ड लेवल तक भी है तब भी टेम्परिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं है. वो तो जब एक्सेसिव स्ट्रेन्स आते हैं तो टेम्परिंग की जाती है ना, हमेशा थोड़ी करनी है. डन. चलो, लास्ट एस्पेक्ट. आखिरी एस्पेक्ट क्या है स्टील का? आखिरी एस्पेक्ट है स्टील का कि इसमें आप दूसरा मेटल मिला दो, जिसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, जिसको हम टेक्निकली बोल देते हैं अलॉय स्टील.
ये 3 चीजें बताई थी कल आपको। तो अलॉय स्टील क्या होता है? अलॉय स्टील ये कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा मेटल का। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, इसको हम अलॉय स्टील बोल देते हैं। सो वी कैन से इन ऑर्डर टू, एक सवाल मिलेगा आपको इसमें अलॉय स्टील में से। अच्छा देखो, ये सब जगह आया था। कहाँ आया था सब जगह? सीमेंट में हमने बात करी थी किसकी? स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट की। मोटार में हमने बात करी थी स्पेशल टाइप ऑफ मोटार की। कंक्रीट में हमने बात करी थी स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट की। टिम्बर में हमने बात करी इंडस्ट्रियल टिम्बर की, आर्टिफिशियली बनाया था। अभी स्टोन करके आए हो, आर्टिफिशियल स्टोन, टॉक्ड अबाउट आर्टिफिशियल स्टोन। फिर हमने बात करी है एडमिक्सचर्स की, सेम उसी कैटेगरी के हैं ये अलॉय स्टील। तो जो स्पेशलिटी है वो पता होनी चाहिए, कैसे बनाया वो पता होना चाहिए, और कहाँ यूज करते हो ये पता होना चाहिए। 3 चीजें निकल के आती हैं इन स्पेशल मटेरियल्स के अंदर, कैसे बनाया, क्या स्पेशलिटी है, और कहाँ यूज करोगे इसे। सो वी कैन से इन ऑर्डर टू इम्पार्ट desirable properties in order to impart desirable properties in the steel, in order to impart the desirable properties in the steel, combination of combination of combination of metals is used, termed as alloy. Combination of metal is used, termed as alloy. Next point of reference, different types of alloy steel are as follows. Different types of alloy steel are as follows. Different types of alloy steel are as follows. अब जो चीजें बताइए बस उसी को मेंशन कर रहा हूँ, और इस तरीके से कि आपको सब कुछ ध्यान रहे। सो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट अलॉय स्टील, कौन कौन सा अलॉय स्टील है। फिर हम बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन की, यानी कैसे बना, हाउ इट इज बीन फॉर्म्ड। तो कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देन विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, भैया ऐसी क्या प्रॉपर्टी आ गई है इसके अंदर स्पेशल। और फाइनली इसको कहाँ यूज करते हो, फाइनली वेयर यू यूज इट। तो ये सारी चीजों की बात करेंगे यहाँ पे। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। डब्बा बंद किया, कोशिश करते हैं यहीं पे खत्म करें इस बात को। जगह कम थी वहां पे, उसको खिसका दिया ऊपर से। कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, और फाइनली इसके यूजेस। एक एक करके उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द स्टील, द फर्स्ट ऑफ द स्टील इज टर्म्ड एज स्टेनलेस स्टील। तो पहला जो अलॉय स्टील है उसको हमने क्या नाम दिया? स्टेनलेस स्टील। नाम में लगा हुआ है स्टेनलेस है, क्या मतलब हुआ इस बात का? स्टेनलेस है क्या मतलब है इस बात का? कोई स्टेन नहीं आता इसके ऊपर। देयर आर नो स्टेन्स व्हिच आर डेवलप्ड ऑन इट। तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी जो नाम में आ गई। अच्छा, स्टेन कब डेवलप होते हैं? स्टेन कब डेवलप होते हैं? जब वेयर एंड टेयर होता है, जब इम्पैक्ट आता है। जब वेयर एंड टेयर होता है, जब इम्पैक्ट आता है, तो उसकी प्रॉपर्टी आ गई कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है इसका। कहाँ पे यूज करते हैं? जब प्रॉपर्टी पता चल गई, आपको यूजेस पता चल जाएंगे, या यूजेस से प्रॉपर्टी निकाल लोगे। जैसे इसका तो यूज पता होगा, सबके घरों में यूज होता है बर्तन, तो आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, आप पटकते रहते हो उसे, पटकते रहते हो, टफनेस बहुत ज्यादा है। घिसते हो, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर तो बहुत ज्यादा है। पानी के कांटेक्ट में आता है, करोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर, दीज आर दी प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको यूज पता है तो प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी पता है तो यूज भी निकल के आ जाता है। तो स्टेनलेस स्टील कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें क्रोमियम है,
16%। इसमें क्रोमियम प्रेजेंट है 16% का। सो इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमियम 16%। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कि भैया हार्ड है, टफ है, इलास्टिक है, एसिड एंड करोजन रेजिस्टेंट। एसिड एंड करोजन रेजिस्टेंट भी है। कहाँ यूज करते हैं इसको? यूटेंसिल्स के अंदर। इसको यूज किया जाता है बॉल बेयरिंग के अंदर। तो कैन बी यूज फॉर यूटेंसिल्स, कैन बी यूज फॉर बॉल बेयरिंग्स, कैन बी यूज फॉर रेजर्स। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन निकल के आ गई। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। डन? नोट कर लिया सबने? चलो भैया, नेक्स्ट ऑफ दी अलॉय स्टील इज निकल स्टील। अगला जो अलॉय स्टील है इसको हम बोलते हैं निकल स्टील। नाम में लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन में क्या होगा इसके अंदर? भैया निकल होगी, 3.5% होती है निकल। 3.5% होती है निकल। अच्छा, कहाँ यूज करते हैं इसको? शायद उससे प्रॉपर्टी निकाल दो आप। इसको ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन पार्ट्स में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन पार्ट्स। तो एप्लीकेशन में पहले डाल देता हूँ। तो ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन पार्ट्स। अब बता दो यहीं से प्रॉपर्टी। या स्ट्रेंथ ज्यादा जाए, वेट क्या होता है? कम होता है। जैसे ही एयरप्लेन पार्ट आ जाएगा पहली प्रॉपर्टी तो आ जाएगी लेस वेट। तो हम बोल देंगे लेस वेट, वेट कम, मोर इलास्टिक, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी इसकी, मोर इलास्टिक, स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज विल बी देयर। स्ट्रेंथ भी कौन सी स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्डनेस ज्यादा, सो मोर हार्डनेस। तो एप्लीकेशन है तो प्रॉपर्टी आप खुद ही निकाल लोगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक और। नेक्स्ट ऑफ द अलॉय स्टील इज इनवार स्टील। ये तो सर्विंग में कर रखी है आपने। इसमें भी निकल यूज किया जाता है। निकल यूज होता है 30 से लेके 40%। अब इसकी भी एप्लीकेशन पता है आपको। किसमें यूज करते हैं? मेजरिंग टेप्स के अंदर। सर्वेइंग में टेप यूज की होगी। सो इट इज यूज फॉर मेजरिंग टेप्स, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। क्या प्रॉपर्टी है इसके पास? इनवार की टेप कि भैया टेम्परेचर चेंज होने से इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है इसका? कम है। तो आ गई प्रॉपर्टी निकल के। तो हम बोलेंगे लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो जब एप्लीकेशन पता है तो प्रॉपर्टी निकाल ली। So low coefficient of thermal expansion. So low coefficient of thermal expansion. Done. Next of the alloy steel.
नेक्स्ट ऑफ द एलॉय स्टील इज वेनेडियम। इसमें वेनेडियम होता है, वेनेडियम होती है हमारे पास, जगह नहीं है तो नीचे लिख, सो वेनेडियम है 0.1 से लेके 2% परसेंटेज तो है ही। सो दिस इज वेनेडियम स्टील। सो वेनेडियम स्टील, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप बोल सकते हो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा होती है इनमें से। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कहाँ यूज़ करेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसको यूज़ करते हैं स्पेस क्राफ्ट में, या बहुत ही डेलिकेट आपको इंस्ट्रूमेंट बनाने हो जैसे घड़ियाँ, बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। सो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स। नोटेड? नाजुक, हाँ नाजुक। टेबल वापस बनाओ। नेक्स्ट इज टंगस्टन स्टील। नेक्स्ट ऑफ द एलॉय स्टील इज टंगस्टन स्टील। इट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन। इसमें टंगस्टन प्रेजेंट होती है 4 से लेके 20% के बीच में। सो इट कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन। बताओ इसकी भी एप्लीकेशन बताइए। एप्लीकेशन बताया तो मैं प्रॉपर्टी निकाल के दे दूंगा आपको। कहाँ यूज करते हैं इसको? वेयर इट इज बीइंग यूज्ड? टंगस्टन कहाँ यूज किया जाता है? बल्ब के अंदर, बिल्कुल सही बात है, बल्ब के अंदर। और तो बल्ब की फिलामेंट बनती है इससे, तो बल्ब की फिलामेंट बनती है इसके अंदर टंगस्टन से। नेक्स्ट, आपने जो लैब लगा रखी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें यूज होता ही है। जो कटिंग ब्लेड होती है टूल की, वो इसी से बनाया जाता है, तो ब्लेड का कटर इससे बनता है। सो ब्लेड कटर, सो ब्लेड कटर, या हम बोल सकते हैं हाई स्पीड टूल। हाई स्पीड टूल, तो उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एडवांटेज आ गया, ब्लेड कटर तो हार्डनेस क्या है इसकी, बहुत ज्यादा है, तो हाई कटिंग रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर। सो इट पोजेस हाई कटिंग रेजिस्टेंस। सो इट पोजेस हाई कटिंग रेजिस्टेंस। तो हाई कटिंग रेजिस्टेंस, तो इसकी कटिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा निकल के आ जाती है। इट्स कटिंग रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इसकी हार्डनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इट्स हार्डनेस इज वेरी हाई। तो ये प्रॉपर्टी आ गई इसकी, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। नेक्स्ट इज मैंगनीज स्टील। ये पूछा हुआ मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। इसमें मैंगनीज होती है 12 से लेके 15%। रेल बनाने के लिए यूज होती है, तो जो रेलवे क्रॉसिंग है सीधे बनती है। सो इट इज यूज फॉर रेलवे क्रॉसिंग्स। तो रेलवे क्रॉसिंग इससे बनाई जाती है। अब रेलवे क्रॉसिंग वहीं से एडवांटेज आ गया, ये ट्रेन चल रही है, इसके ऊपर रिलेटिव मोशन होगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा, तो स्ट्रेंथ ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा, इम्पैक्ट है तो टफनेस ज्यादा। दूसरा, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा। क्या प्रॉपर्टी है इसके पास? हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ,
हार्डनेस, टफनेस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो सारी चीजें चल रही हैं एक साथ। एवरीथिंग कैन बी रेफर्ड फ्रॉम दिस टेबल। डन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मोलिबेडनम। वेनेडियम डेलिकेट आईएनएस मींस यूज है तो स्पेसक्राफ्ट में कहाँ यूज होता होगा? मतलब क्या बोल रहे हो? वेनेडियम थोड़ी डेलिकेट है भाई। वाह, मतलब ये कंक्लूजन निकाला। मैंने एप्लीकेशन लिखी है डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, कंक्लूजन क्या निकाल रहा है? सर वेनेडियम तो डेलिकेट होता है, स्पेसक्राफ्ट में कैसे यूज कर लिया? अरे वेनेडियम थोड़ी डेलिकेट है, वेनेडियम के पास तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो उसको यूज कहाँ पे करते हैं? डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि भैया अगर थोड़ा सा भी लोड लगे वो टूट जाता है, तो नहीं टूटे इसीलिए किसको यूज कर रखा है, इसलिए यूज किया वेनेडियम। सर वेनेडियम तो डेलिकेट होता है, स्पेसक्राफ्ट में कैसे यूज कर लिया? मतलब ये कंक्लूजन निकाला, सारी खिचड़ी बना दी, दो चीजों को जोड़ा और बोला वेनेडियम तो डेलिकेट है, फिर स्पेसक्राफ्ट में कैसे लगाते हैं? ये वेनेडियम डेलिकेट नहीं है, वेनेडियम के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेरे को ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, वी रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज molybdenum steel. So it consists of molybdenum in 0.2 to 0.3%. इसको यूज करते हैं गाड़ियों में। गाड़ियों में बनाने के लिए गियर बनता है, एक्सेल बनता है, आपकी कारों के अंदर शाफ्ट बनती है। तो गियर एक्सेल शाफ्ट, जो लोग बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, क्लच दबाई होगी कभी, क्लच के अंदर से एक वायर निकल रही होती है, देखा भी होगा, स्कूटर के अंदर दिख जाती है। आजकल की गाड़ियों में दिखती नहीं, पहले स्कूटर में दिखती थी, जैसे ही दबाते थे क्लच। तो जो वायर बनती है वो मोलिबेडनम की होती है वायर। मोलिबेडनम की वायर प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ही आप क्लच को प्रेस करते हो वायर खिंचती है, खिंचती है यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर। दूसरा वो जाती है इंजन तक। कहने का मतलब है मोलिबेडनम के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है हाई टेम्परेचर पे। सो इट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, it possesses high tensile strength at high temperature, at high temperature। तो उसके हिसाब से इसको यूज कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली इट इज बीइंग यूज्ड। नहीं समझे? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है हाई टेम्परेचर पे, प्रॉपर्टी है इसकी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी ये ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल के देगा आपको। एक्सेल एंड शाफ्ट आर डिफरेंट। हाँ जी, एक्सेल एंड शाफ्ट आर डिफरेंट।
चलिए, so this completes your miscellaneous topic 6 steel. 3-4 और मटेरियल बचे, कंप्लीट करते हैं उनको भी. चलिए, थैंक यू एवरीवन. कर लो, नोट कर लो. क्या भेजा भाई, ये दिख ही नहीं रहा. Following statement S1 S2 pertain to the effect of the moisture content in the wood. Comment upon the correctness of the statement. The mechanical properties of the wood are not materially affected by the रुक जा भाई. हाँ. The mechanical properties of the wood are not materially affected by the reduction of the moisture content up to fiber saturation point. Shrinkage of the wood in the longitudinal direction is greater when compared to radial tangential direction for a change in the moisture content from fiber saturation point to oven dry. टिम्बर की खूब सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई होंगी आपको. सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द टिम्बर आई वुड हैव मेंशन्ड. उसमें से एक प्रॉपर्टी टिम्बर की क्या बताई होगी? टिम्बर कैसा मटेरियल होता है? टिम्बर इज विच टाइप ऑफ मटेरियल? खूब सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी बताई थी, टिम्बर कैसा है? एनिसोट्रोपिक मटेरियल है. हाइग्रोस्कोपिक क्या करेगा? इट इज एन एनिसोट्रोपिक मटेरियल. एनिसोट्रोपिक मटेरियल इस बात का मतलब क्या हुआ? एनिसोट्रोपिक मटेरियल इस बात का मतलब क्या हुआ? इसकी प्रॉपर्टीज किसी भी गिवन पॉइंट पे हर डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट मिलेंगी. इसकी प्रॉपर्टीज किसी भी गिवन पॉइंट पे हर डायरेक्शन में क्या मिलेंगी आपको? डिफरेंट मिलेंगी. प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. आगे प्रॉपर्टी यहाँ पे किस प्रॉपर्टी की बात कर रही है? इट इज टॉकिंग अबाउट श्रिंकेज. इट इज टॉकिंग अबाउट विच प्रॉपर्टी? इट इज टॉकिंग अबाउट द श्रिंकेज प्रॉपर्टी. श्रिंकेज की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. अब फिर हमें ये भी पता है कि श्रिंकेज कब स्टार्ट होता है? जब आप सीजनिंग कर रहे हो, सीजनिंग करके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर रहे हो. जब वॉइड का पानी, यानी दो तरह के पानी बताए थे, एक सेल वाटर बताया था या वॉल वाटर बताया था, दूसरा वॉइड वाटर बताया था. तो जब वॉइड वाला पानी जा रहा होता है तब तक कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आता. जब वॉइड वाला पानी पूरा चला जाता है, इसको हम बोलते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट. पर इसके बाद भी अगर आपने सीजनिंग कंटिन्यू रखी, अब सेल वाटर लॉस होता है. और जब सेल वाटर लॉस होता है तो क्या होती है? वॉल्यूम चेंज होता है. वॉल्यूम चेंज होता है. पढ़ो. Shrinkage of the wood in the longitudinal direction is greater when compared to the radial tangential direction for a change in the moisture content from fiber saturation point to oven dry. जब आपने उसको oven dry किया कहाँ तक? जब आपने फाइबर सैचुरेशन पॉइंट से उसको ओवन ड्राई किया कहाँ तक? अब वॉल्यूम चेंज की बात कर रहा है. वॉल्यूम चेंज आपको हर डायरेक्शन में क्या मिलेगी? वॉल्यूम चेंज आपको हर डायरेक्शन में क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी. व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ से निकल के आती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ से निकल के आती है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में. क्योंकि श्रिंकेज क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में? मिनिमम होती है. तो श्रिंकेज वुड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज ग्रेटर. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नोट्स खोल के देखो, लिखा रखा होगा डायरेक्टली. तो श्रिंकेज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज ऑब्जर्व टू बी मिनिमम. सबसे कम श्रिंकेज होती है. फॉलोड बाय रेडियल डायरेक्शन, फॉलोड बाय टेंजेंशियल डायरेक्शन, सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन या टेंजेंशियल डायरेक्शन. डायरेक्टली नोट्स में से उठा हुआ सवाल है. इसने पूछा दीप ने. खोल के तो देखो एक बार नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पे लिखा हुआ. क्लियर है?